क्या आपके दिमाग में भी हर समय पैसा चलता है? क्या आप लोग भी ये वन शॉट देखते वक्त ये सोच रहे हो कि सिद्धार्थ सर की सैलरी कितनी होगी? तो ये एक वन शॉट आपको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को देखने का नजरिया बदल देगा। इस वन शॉट के अंदर हम एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वन शॉट की शुरुआत सबसे पहले रिसोर्सेज की डेफिनेशन से करते हैं। हर वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद होती है, जिससे हमारी कोई नीड सेटिस्फाई होती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है और उससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है। उसकी लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, उसमें उगने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हम अपनी भूख मिटाते हैं, इसलिए पेड़ मेरे लिए एक रिसोर्स है। मिट्टी मेरे लिए एक रिसोर्स है क्योंकि वो एनवायरमेंट में पाई जाती है। उस पर हम खेती करते हैं, उस पर हम घर बनाते हैं, इसलिए वो मेरे लिए एक रिसोर्स है। तो हर वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद होती है और उससे हमारी कोई नीड सेटिस्फाई होती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स उनको कहा जाता है जिनको निकालने की हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद हो। मतलब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बॉक्साइट नाम के पत्थर से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है क्या बॉक्साइट आज धरती के अंदर किसी ने भरा है? नहीं, बॉक्साइट हमेशा से इस धरती के अंदर था, लेकिन आज से 1000 साल पहले के लोगों के पास बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उनके लिए बॉक्साइट एक रिसोर्स नहीं था। आगे कहता है रिसोर्स उसको कहते हैं जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी जिसको निकालने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रॉफिट हो। अगर मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि यहां पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, और मैं खूब सारे लोगों को बुला लाया, कई सारी मशीन ले आया और 1000 रुपए खर्च करके हम सब यहां पे आके बैठ गए और उसमें से 10 रुपए का क्रूड ऑयल निकले, तो बताइए यहां मेरा प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं। रिसोर्स उसको कहा जाता है जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी निकालने के बाद आपका प्रॉफिट हो। और लास्ट रिसोर्स उसको कहा जाता है जो आपका कल्चर एक्सेप्ट करे। आज पूरे भारत देश में से 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे अल्कोहल बैन है। एक है बिहार जो कि गौतम बुद्धा का शहर है, और एक है गुजरात जो कि महात्मा गांधी जी का स्टेट है। यहां का कल्चर अल्कोहल को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए वहां के लोगों के लिए अल्कोहल एक रिसोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप गोवा चले जाएं तो ना केवल वहां पे अल्कोहल बिक रही है, वहां पे इंडिया में सबसे सस्ती अल्कोहल बिकती है क्योंकि उनकी कल्चर का पार्ट है। तो हर वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, प्रोवाइडेड दैट जिसको निकालने की टेक्नोलॉजी मौजूद हो, जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, जो कि कल्चर आपका एक्सेप्ट करे, उससे हम रिसोर्स कहते हैं। अब आगे का समझने से पहले आपको 2 वर्ड के डिफरेंट मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं गुड्स क्या होते हैं। सारे के सारे टेंजिबल आइटम्स जो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, उन्हें गुड्स कहा जाता है। और जितने भी नॉन टेंजिबल आइटम होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, उन्हें सर्विसेज कहा जाता है। ये टी शर्ट को मैं टच कर सकता हूं, ये गुड्स है। ये पेन को, ये रिमोट को मैं टच कर सकता हूं, ये गुड्स है। लेकिन जिन चीज को आप टच नहीं कर सकते हो, वो सर्विसेज होती है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अपने पढ़ाने के तरीके से, अपने ज्ञान से मैं आपके दिलों को टच कर सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी पढ़ाई को टच कर सकते हो? नहीं, इसलिए मैं सर्विस सेक्टर का पार्ट हूं। आप 2000 रुपए की टिकट लेके समय रैना का शो देखने जाते हो, आपने 2000 रुपए खर्च किए, लेकिन बदले में आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसको तुम टच कर सकते हो। तुम उसके जोक सुन के आ गए, वो जोक तुम टच नहीं कर सकते हो, इसलिए वो सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो टीचर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, सिंगर्स, पुलिसमैन, डॉक्टर, ये सब की सब सर्विस सेक्टर का पार्ट होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर आपको गुड्स बनाने हो या आपको सर्विसेज बनानी हो, तो आपको 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और उन चीजों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आइए समझते हैं वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला आता है लैंड, फिर आता है लेबर, फिर आता है टेक्नोलॉजी, और लास्ट में आता है कैपिटल। और एक बेहतरीन एग्जांपल से मैं आपको ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझाता हूं। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, जिसको आप इतना ज्यादा प्यार करते हो, हम आपको बता दें कि हम गुड्स और सर्विस सेक्टर दोनों में आते हैं। जब हम मॉड्यूल्स बनाते हैं आप बच्चों के लिए, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, सैंपल पेपर्स बनाते हैं, तब हम एक टेंजिबल आइटम बना रहे हैं, तब हम गुड सेक्टर का पार्ट है। लेकिन जब आप मेरे लेक्चर्स कंज्यूम कर रहे हो, तब हम सर्विस सेक्टर का पार्ट है। लेकिन गुड्स और सर्विस, ये दोनों के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए लैंड, उस जमीन के ऊपर हम हमारा ऑफिस बनाएंगे, हम ये स्टूडियो बनाएंगे। उसके बाद चाहिए हमें लेबर, इसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके की लेबर चाहिए। मैं भी एक लेबर हूं, मैं स्किल्ड लेबर हूं।
मेरे बगैर ये कंपनी चलाना मुश्किल हो सकता है। जैसे एक चाय लाने वाले सर हो गए या फिर सिक्योरिटी गार्ड वाले सर हो गए, वो एक अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन उनके बगैर भी ये कंपनी चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजी। आज मैं इतने खूबसूरत से लेक्चर आप तक पहुंचा पा रहा हूं टेक्नोलॉजी के कारण। अगर ये स्मार्ट बोर्ड की टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मुझे व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में पढ़ाना पड़ता। ये कैमरा नहीं होता तो आप तक मैं कैसे पहुंच पाता। अगर ये मॉनिटर नहीं होता तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझ तक कैसे आते। तो अगली चीज है टेक्नोलॉजी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैपिटल, यानी कि पैसा। चाहे लैंड लेनी हो, लेबर को सैलरी देनी हो, टेक्नोलॉजी एक्वायर करना हो, ये सारी चीजों के लिए चाहिए पैसा, कैपिटल। इसके बगैर नहीं हो सकता। तो ये चार चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं, जिनके बगैर कोई भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है सर, हमें गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए क्या चाहिए वो तो पता चल गया, लेकिन अब हम कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज बनाएं ये भी तो बताइए। इसी के हिसाब से हमने दो ग्रुप बांट दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड्स की और फिर हम बात करेंगे वांट्स की। नीड्स वो चीजें होती हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए, जो आपकी बेसिक वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके बगैर आपका जीना नामुमकिन है। जैसे कि फूड, जैसे कि वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर। इनके बगैर एक आम आदमी का जीना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए इनको नीड्स कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम वांट्स की बात करें तो वांट्स वो चीजें होती हैं जो इंसान अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए, और इंजॉयबल बनाने के लिए, और लग्जरियस बनाने के लिए, शूशा करने के लिए जो चीजें खरीदता है उसे वांट्स कहा जाता है। जैसे कि एक अच्छा स्मार्टफोन। काम तो मेरा इस फोन से भी हो सकता था, मैंने ये फोन भी ले रखा है। तो बात आ जाती है कि जो चीज जो आपकी लाइफ को लग्जरीज, मोर कंफर्टेबल, मोर एंजॉयबल बनाने के लिए आप खर्चा करते हो उसे वांट कहते हैं। कपड़े आपके लिए नीड है, उनके बगैर शेम शेम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे सब्यसाची के कपड़े चाहिए, मनीष मल्होत्रा के कपड़े चाहिए, तो वो डिजाइनर क्लोथ आपके लिए वांट्स हैं। उसके अलावा वीडियो गेम्स, ज्वेलरी, लग्जरी कार। आज देश दुनिया में लोगों के लिए कार एक नीड है, जो हमें मौसम की मार से बचाती है, जो हमें सेफ फील कराती है। लेकिन कार एक बात हो जाती है, लेकिन जब आप बोलो कि नहीं मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे बीमर चाहिए, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे एस्टन मार्टिन चाहिए, तो वो आपकी वांट्स हो जाती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। हमारी कभी भी वांट्स खत्म नहीं होती हैं, हमें लगातार चीजें चाहिए चाहिए चाहिए। जब हमें एक चीज मिल जाती है तो हम अक्सर दूसरी चीज की तरफ भागने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था तो मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था। 12th क्लास तक मैं साइकिल से गया। मैं जब कॉलेज में आया मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अब मैं साइकिल से स्कूल नहीं जाऊंगा, लड़कियां हंसती हैं। तो स्कूटी पैप दीदी की थी, वो पकड़ा दी गई। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने वो चलाई, फिर मैंने कहा मम्मी लड़कियां तो इस पे भी हंस रही हैं, पिंक कलर की स्कूटी पैप है ये। फिर मैंने अपनी बाइक खरीद ली। कुछ दिनों बाद मैंने कहा यार इसमें मौसम से नहीं बच पा रहा हूं, मैंने कार खरीद ली। हो सकता है आने वाले 5-10 साल बाद मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार अब एक डिफेंडर की जरूरत है। आपने देखा कैसे जब साइकिल नहीं थी तो साइकिल चाहिए थी, साइकिल आ गई तो स्कूटी चाहिए थी, स्कूटी आ गई तो बुलेट चाहिए थी, बुलेट आ गई तो कार चाहिए थी, कार आ गई तो लग्जरी कार चाहिए। तो यहां पे बताया गया है कि एक चीज आपकी जब सेटिस्फाई होती है आप तुरंत दूसरी की डिमांड करना शुरू कर देते हो। लेकिन किंतु परंतु यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वांट्स मेरी अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है। आज मेरी सैलरी बहुत कम है, मानो चाहे ना मानो, बहुत कम सैलरी है मेरी। अब मैं सैलरी में चाहता हूं अच्छी जगह खाना खाना, अच्छे कैफे में कॉफी पीना, डिजाइनर कपड़े पहनना, अरे लग्जरी गड्डी में गेड़ी मारना। तो मेरी वांट्स अनलिमिटेड हैं लेकिन सैलरी, रिसोर्स लिमिटेड है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब वांट्स अनलिमिटेड होती हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो इसे कहा जाता है स्कार्सिटी। देखो स्कार्सिटी हर देश जूझ रहा है इस चीज से, चाहे वो अमीर देश हो, चाहे गरीब देश हो, चाहे डेवलप देश हो, चाहे अंडर डेवलप देश हो। अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई,
ये बहुत अमीर हैं क्योंकि इन्होंने जमीन के अंदर से गड्ढा खोद खोद के खूब सारा क्रूड ऑयल निकाला, अमीर हो गए हैं, करोड़पति अरबपति हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके पास पानी की स्कार्सिटी है। आज अगर आप रशिया की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जमीन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो जमीन पर रहने वाले लोगों की। आज आप दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका की बात करें तो टेक्नोलॉजी है, पैसा है, जमीन है, लोग हैं, लेकिन क्वालिटी वाले लोग नहीं है, इंटेलिजेंट लोग नहीं है। इसलिए आज भी इंडिया के आईआईटी से, चाइना के बड़ी यूनिवर्सिटी से लोगों को हायर किया जाता है। तो स्कार्सिटी से सब जूझ रहे हैं दोस्तों, क्लियर हो गया। अब जब स्कार्सिटी होती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज होता है, और यह कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। दोस्त, इस चैप्टर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप एमसीक्यू या इसकी डायरेक्ट 2 नंबर की डेफिनेशन आपकी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाने से पहले आइए मैं तुम्हें ट्रेड ऑफ के बारे में बताता हूं। मान लीजिए जब 2 टीचर्स का सामना होता है तो उसको कहा जाता है फेस ऑफ। मान लीजिए जब 2 लोग डांस कंपटीशन कहते हैं तो उसे कहते हैं डांस ऑफ। उसी तरीके से जब आपके पास पैसे लिमिटेड हो और आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हो और आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हो तो इसी को कहते हैं ट्रेड ऑफ। फिर से सुनिए, जब आपके पास पैसे लिमिटेड हो और आपको 2 चीजों में से कोई एक चीज खरीदनी हो तो इस सिचुएशन को कहा जाता है ट्रेड ऑफ। आइए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए में आपके पास दुकान गए तो आपने देखा 2 ऑप्शन थे, या तो 100 रुपए का बुरजूर खा लो या तो उन 100 रुपए की आइसक्रीम खा लो। अब या तो बुरजूर खाओगे या तो आइसक्रीम खाओगे, इन दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकती हो। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। मान लेते हैं कि तुमने सिलेक्ट किया बुरजूर खाऊंगा, तो जो चीज तुमने छोड़ दी विच इज आइसक्रीम, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज तुमने सिलेक्ट करी, दूसरी चीज तुमने छोड़ दी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर एक एग्जांपल और दे दो। लो बेटी, मान लेते हैं तुम्हारे पास 2 घंटे का फोकट टाइम है। अब उस 2 घंटे के फोकट टाइम में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग्स देख लो और या तो तुम उन 2 घंटे में पढ़ाई कर लो। सर ये तो कितनी सिंपल बात है, किसी छोटी छोटी बातें करते हो। ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर थिंग्स देखेंगे सर। तो अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स सिलेक्ट कर लिया और 2 घंटे की पढ़ाई छोड़ दी तो जो चीज आपने छोड़ दी यानी पढ़ाई, वो हो गई आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट दिया इस बार, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी। आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं किसान है और उस किसान के पास लिमिटेड जमीन मौजूद है। अब उस जमीन पे या तो वो वीट उगा लेगा या तो वो बार्ले उगा लेगा। अच्छा, हो तो ये भी सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन करके थोड़ा वीट उगा ले और थोड़ा बार्ले उगा ले। अब किसान इस सिचुएशन में फंस चुका है तो उसने एक ग्राफ बनाना है। उसने कहा एक ऑप्शन मेरे पास ये मौजूद है कि मैं 100 केजी वीट उगा लेता हूं, 0 केजी बार्ले उगा लेता हूं, पूरा पूरा खेत पे वीट, कुछ भी बार्ले नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि 100 केजी वीट की जगह 90 केजी वीट उगा लूं और 25 केजी बार्ले उगा लूं। अब तुम हंस रहे हो, हैं मास्टर की मैथ्स वीक है, एनसीईआरटी की भी वीक है, सबकी वीक है। क्यों सर? अगर ये 100 केजी से 90 केजी पे आया है, अगर इसने 10 केजी वीट को छोड़ा है तो वो 10 केजी तो बार्ले उगाएगा। अरे लेकिन मेरे मुन्ना और मुन्नी, आपको किसने कहा कि जितनी जगह पे वीट का पौधा उगता है उतनी ही जगह बार्ले के पौधे को चाहिए? इस एग्जाम्पल से बात साफ हो गई है कि 10 केजी जगह पे जहां पे तुम वीट उगा सकते थे, अगर आप 10 केजी वीट कम करते हो तो उसके बदले में आप 25 केजी बार्ले उगा सकते हो। यानी वीट को ज्यादा जगह चाहिए होती है एज कंपेयर टू बार्ले। ठीक है। इसके पास तीसरा ऑप्शन यह मौजूद है कि वो 70 केजी वीट और उसी खेत पे 50 केजी बार्ले उगा ले। चौथा ऑप्शन यह है कि वो 40 केजी वीट के साथ 75 केजी बार्ले उगा ले। और आखिरी और अंतिम ऑप्शन यह है कि 0 केजी वीट के साथ पूरा पूरा बार्ले उगा ले। तो किसान के पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो अपने खेत पर खेती कर सकता है। अब उस किसान ने कहा कि चलो आओ सर इसका एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं।
मैंने कहा पूछ पूछो नेकी नेकी, आइए कर देते हैं। सबसे पहले उसने मुझसे कहा कि 100 केजी वीट 0 केजी बार्ले। देखिए वीट है हमारा वाई एक्सिस पे, बार्ले है हमारा एक्स एक्सिस पे। कह रहा है 100 केजी वीट, 100 केजी वीट यहां पर आ रहा है, बार्ले कितना चाहिए 0 केजी, 0 केजी बार्ले यहीं पर है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट विच इज ए। और क्या कर सकते हैं, 90 केजी वीट के साथ 25 केजी बार्ले। अब देखो 90 केजी, 80 यहां पर है, 100 यहां पर है, 90 केजी यहां पर आएगा और 25 केजी कहां आएगा, 25 केजी दोस्तों कहां आएगा, अगर हम 25 केजी की बात करें तो 25 केजी यहां आएगा। तो हम यहां से ऐसे 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 आगे बढ़े, यहां से हम नीचे की तरफ आगे बढ़े, तो हमें मिल गया बी पॉइंट। फिर उसने कहा 70 50, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। 70 कहां आएगा, 70 यहां आएगा। 50 कहां आएगा दोस्तों, 50 यहां आएगा। यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से नीचे जाएंगे, तो यह आ जाएगा आपका सी पॉइंट। फिर आ गया है 40 75, ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 75, ये हो गया आपका 75 यहां पर। तो यहां से हम आगे बढ़े, 40 से आगे बढ़े, 75 तक पहुंचे, ये हो गया हमारा डी। और लास्ट क्या है, लास्ट है 0 और 100। वीट होना चाहिए 0 लेकिन ये होना चाहिए 100, तो ये हो गया हमारा आखिरी पॉइंट ई पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट को जोड़ के आप एक ग्राफ बना लीजिए। तो ए से हम गए बी, बी से हम गए सी, सी से हम गए डी, डी से हम गए ई। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसी ग्राफ को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो आपने ग्राफ देखा, इस ग्राफ को कहा जाता है दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इस ग्राफ पे मौजूद हर पॉइंट आपको बता रहा है मैक्सिमम आउटपुट which can be generated by efficient use of resources। अगर आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसको एफिशिएंटली यूज करें, तो जो आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, वो ये ग्राफ के सारे पॉइंट दर्शा रहे होते हैं। दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोस्तों, जो अगेन आपकी एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी जो पढ़ा, आइए देखें, प्रैक्टिस भी तो करें कि आपको आया कि नहीं। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपने करना क्या है, आपने वीडियो को पॉज करना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या आपने इन चारों क्वेश्चन को पढ़ा, चारों ऑप्शन समझे, आंसर किया? अगर आप लोगों ने दोस्तों बी द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और यह है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी। यह क्या बताता है? आप इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। किया जवाब? सच बोलो, अगर तुमने झूठ बोला ना दोस्तों तो तुम गए। अगर आपने इसका जवाब भी बी दिया है तो आपका जवाब सही है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे विच इज इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों इकोनॉमिक्स की शुरुआत ग्रीस के शहर से हुई। दरअसल ग्रीस के लोग क्या करते थे, वो लोग पैसा जो कमाते थे, उस पैसे को कैसे खर्चा करना है, घर में कौन सी चीजें आनी है, घर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या वांट्स हैं, उसका वो लोग हिसाब किताब करने लगे। और इसके लिए इन्होंने एक वर्ड बनाया जो कि था ओइकोनोमिया। आइकोनोमिया आगे जाके दो वर्ड से बना है, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो आप घर के खर्चों का मैनेजमेंट जब करो तो इसे ओइकोनोमिया कहते थे। देखते ही देखते लोगों को समझ में आया कि अगर घर में पैसा जितना आ रहा है और जितना खर्चा करना है, अगर उसका हिसाब किताब करना जरूरी है, तो वो देश के लिए भी जरूरी है। तो अब इकोनॉमिक्स और बड़ा सब्जेक्ट बन गया और इसमें अब एक स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट लोगों से कितना पैसा ले रही है एज टैक्स, उसमें से कितना पैसा खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वेलफेयर स्कीम्स बनाने में, या फिर बैंक कैसे काम करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे होती है, पैसे कैसे रोटेट करते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें स्टडी करते हो तो उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी वांट्स और नीड्स है वो अनलिमिटेड है। तो ऐसे में ये इकोनॉमिक्स आते हैं रोल में, और वो ये देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे मैक्सिमम नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। ये इकोनॉमिक्स जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, ये अलग अलग इकोनॉमिक एंटिटीज कैसे काम करती है ये भी बताते हैं। सर ये नहीं समझ में आया, इकोनॉमिक एंटिटीज ये क्या होता है? बेटा ये रेड कलर से लिखा है, इसका मतलब इसकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है जो आपकी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एंटिटी समझने से पहले आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है यह पता होना चाहिए। एक होती है एक्टिविटी और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, इसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं। कब मिलते हैं? लेकिन मिलते हैं। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूं जिसके बदले मुझे पैसे मिले, प्रॉफिट हो, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। कल को मान लीजिए मेरी शादी हो जाए, सर आपकी हरकतें देख के लग नहीं रहा आपकी हो पाएगी, फिर तुम पर्सनल हुए। लेकिन मान लीजिए कि कल को मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मैं अगर अपने बच्चों को पढ़ाऊं तो क्या मैं उनसे पैसे लूंगा? नहीं। सेम काम मैं वहां कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे वहां पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो सिर्फ एक्टिविटी कहलाएगा, और सेम काम को करने के लिए मुझे यहां पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर वो सारे के सारे लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चीजें बना रहे हो, जैसे किसान बना रहा है अनाज, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चर बना रहे हैं मोबाइल, जैसे शू मैन्युफैक्चर बना रहे हैं शू, या वो आपके जैसा कंज्यूमर हो जो प्रोड्यूसर ने बनाया उसको वो खरीद के इस्तेमाल कर रहा हो, और या फिर वो गवर्नमेंट हो, और या फिर वो एंटरप्राइजेस यानी कि अलग अलग कंपनीज हो। ये सारे के सारे लोग हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, इसलिए इन सबको कहा जाता है इकोनॉमिक एंटिटीज। आप भी एक इकोनॉमिक एंटिटी हो, क्योंकि आपके कारण ही लेज जैसे या फिर चॉकलेट जैसे या फिर बिस्किट जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें चल रही हैं। जिस दिन आप खरीदना बंद कर दोगे, यानी जिस दिन कंज्यूमर कंज्यूम करना बंद कर देगा, उस दिन प्रोड्यूसर की दुकानें, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सब धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है, तो एक इकोनॉमिस्ट इन लोगों को भी डिस्कस करता है। अब ये कह रहा है, इस वाली बात को जरा ध्यान से समझो। मैं जब से कमा रहा हूं, मैं एक डायरी मेंटेन करता हूं। उस डायरी में मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं इनकमिंग, कि मेरे पास कितने पैसे आने वाले हैं इस महीने, और यहां पे मैं लिखता हूं आउटगोइंग, यानी कि मेरे क्या क्या खर्चे हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। अब मेरे जो सैलरी आई वो मैंने यहां लिख दी कि मेरे पास इतने रुपए आए, और जो मेरे खर्चे हैं कि भाई मुझे किराया देना है, मुझे किराना भरना है, मुझे ईएमआई देनी है, मुझे मम्मी की दवाइयां खरीदनी है, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, ये सब मैंने यहां लिख दिया। अब आप ये सब क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि यहां पे साफ कहा गया है कि कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन, एक अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन तुक्कों पे नहीं लिया जाता। एक अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन डाटा और एनालिसिस से लिया जाता है। ये मेरा डाटा है। एक मेरा इकोनॉमिक डिसीजन है, मान लीजिए कि मुझे कार लेना है, ये मेरा एक इकोनॉमिक डिसीजन है कि मुझे कार लेना है। ये इकोनॉमिक डिसीजन क्यों है? क्योंकि कार लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा ना। लेकिन ये डेटा और इसका एनालिसिस करके मैं पता कर सकता हूं कि मैं कार खरीदने की औकात रखता भी हूं कि नहीं। भाई मेरी सैलरी इतनी है, मेरे खर्चे इतने हैं, मेरी नीड्स इतनी हैं, अब मेरे को एक और चाहिए कार, जो कि इस समय मेरे लिए वांट है। अगर मेरी सैलरी में नीड्स का खर्चा हटाने के बाद कुछ बच रहा है कि हां मैं इतनी ईएमआई दे सकता हूं, तो ही मैं वो कार परचेस करूंगा। देखा, ये इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए डेटा ने कितना बड़ा रोल प्ले किया, और इस डेटा को एनालिसिस करके ही मैंने ये डिसीजन लिया।
तो डेटा जो होता है वो लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है। मैंने ऐसे ही खुश हो आके की गाड़ी ले लेते हैं, गेड़ी मारेंगे, करण औजला का गाना बजेगा, लोगों को घुमाएंगे, ऊपर वाली सनरूफ से निकल के ऐसे करके फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन ये अच्छा डिसीजन लेने के लिए मुझे ये डेटा ने हेल्प करी। अगर मेरी सैलरी इतनी होती नहीं तो मैं ले ही नहीं पाता। अगर आप इस तरीके की केयरफुल प्लानिंग करेंगे तो आप रिस्क से बच जाएंगे, आपकी लोन बाउंस होने के रिस्क से बच जाएंगे, कर्जे में जाने के रिस्क से बच जाएंगे और आप बेहतर आउटकम्स निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं और इकोनॉमी कहां कहां काम करती है, आइए ये बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस बाय फैमिली। फैमिलीज कैसे इकोनॉमिक डिसीजन लेती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं किस तरीके से हिसाब किताब करता हूं, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा किया, उसी तरीके से एक आम परिवार भी करता है कि भाई जो पैसा आया उससे फूड, मेडिसिन, बच्चों की स्कूल की सप्लाई, ये सब हटाने के बाद जो पैसा बच गया, चलो अब उससे हम ज्वेलरी खरीद सकते हैं, उससे हम स्पाइडरमैन मूवी देखने जा सकते हैं, उससे हम महीने में एक बार परिवार वाले सारे कहीं खाना खाने, डोसा खाने जा सकते हैं। सेम गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर रही है। कैसे इस्तेमाल कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। कई लोगों से जो टैक्स के रूप में पैसा आया उसमें से कितने पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सरकार डिसाइड कर रही है। सरकार अलग अलग वेलफेयर स्कीम चलाती है, जैसे पीएम किसान, पीएम पोषण, एमजी नरेगा, इन सबको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। ये स्कीम को चलाने के लिए पैसा चाहिए और ये पैसा सरकार के पास जो आया उसमें से नीड्स का अगर सरकार पैसा निकाल ले, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उससे सरकार ये वेलफेयर स्कीम चलाती है। सरकार को अपनी पब्लिक को बेसिक सर्विसेज देनी होंगी, रोड, बिजली, पानी, इसके लिए पैसा चाहिए और ये प्लस माइनस करना सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देश बर्बाद हो जाएगा। वहीं अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनी वाले मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं। सबको पता है कि भाई दिवाली के टाइम पे इंडियंस बहुत खर्चा करते हैं, तो कंपनी वाले मार्केट ट्रेंड को देखा कि पिछले कई सालों से दिवाली पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, तो दिवाली पे सबसे बड़ी सेल लाते हैं। क्या अमेरिका में भी दिवाली पे सबसे बड़ी सेल आती नहीं? वहां का मार्केट ट्रेंड देखो तो वहां क्रिसमस पे, गुड फ्राइडे पे आती होगी सेल। उसी तरीके से कस्टमर की नीड क्या है उस हिसाब से कंपनी बनाती है चीजें। भाई कस्टमर की नीड है कि ऐसा कैमरा वाला फोन बनाओ जिसमें मैं गोरा दिखूं, तो कंपनी उस तरीके का मोबाइल बनाएगी, ऐसे फिल्टर डाल के मोबाइल बनाएगी। कंपनी उस हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे खर्चा करेगी। कंपनी अपने सर्विस कस्टमर को सर्व करने के लिए अच्छे से अच्छा मौका ढूंढेगी। कंपनी वाले अपने प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये सब हो पाएगा इकोनॉमिक्स की मदद से। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक्स जहां घरों में इस्तेमाल हो रही है वहीं सरकार भी इस्तेमाल कर रही है, वहीं प्राइवेट कंपनीज भी इस्तेमाल कर रही है। अब एक इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक इकोनॉमिस्ट ये सबको मदद करता है, चाहे वो घर वालों को हो, चाहे सरकारों को हो, चाहे कंपनीज को हो। तो एक इकोनॉमिस्ट बढ़िया डेटा वगैरह देखेगा, बढ़िया सर्वे वगैरह करेगा और उसके बाद वो देखेगा कि भाई क्या ऑल्टरनेट मौजूद है। भाई मेरे को कार खरीदनी है, अब मेरी सैलरी के हिसाब से बनती तो बेटा अल्टो है, तो वो मुझे बता देगा कि भाई तेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेट यही है, अल्टो खरीद ले अगर लेनी ही है। तो वो आपको बताएगा कि भाई क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, कि अगर तुमने ये छोड़ दिया तो इससे क्या नुकसान होगा। वो पहले ही खर्चा करने से पहले ही बता देगा कि भाई क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। इससे एक इंडिविजुअल को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को बहुत मदद मिलती है डिसीजन लेने में। मैंने आपको बताया ना, ये जो इकोनॉमिस्ट चाचा हैं ये सारे डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड सर्वेस। और डेटा और सर्वे यहां पे भाई रेड कलर से लिखे हैं, यानी कि एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। डेटाज आर फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स है, इनके हिसाब से आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बात कर लेता हूं आपको कि मैंने जो अपना हिसाब किताब लगाया डायरी में वो फैक्ट्स है, वो झूठ नहीं है। इतने रुपए की सैलरी है, इतने रुपए का किराया जाता है, दिस आर फैक्ट्स। तो जब आप फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के लिख जाते हो कहीं एक जगह तो उसे डेटा कहते हैं।
भारत देश में 24 लाख बच्चा सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम देता है। फैक्ट है ये। तो ये डेटा जो है ये फैक्ट है। ठीक है, 24 लाख बच्चा एग्जाम देता है। अब पिछले साल जब एग्जाम हुआ तो हर दूसरा बच्चा जो था वो मेरा स्टूडेंट था, उसने क्लास 10th में सोशल साइंस मुझसे पढ़ी थी। सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेज। जब 7 मार्च 2026 को एसएसटी का आखिरी एग्जाम हुआ तो भाई बहुत सारे रिपोर्टर्स ने जाके उनसे पूछा कि आप किससे पढ़ते हो? हर दूसरे बच्चे के जुबान पे मेरा नाम था। यह चीज मुझ तक आई तो मुझे पता चला कि भाई सर्वे हुआ है, लोगों ने जाके रिपोर्ट ऑन ग्राउंड रिपोर्ट किया और उनने फिर डेटा कलेक्ट किया। तो इसे कहा जाता है सर्वे। अब एक इकोनॉमिस्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट की मदद करता है। वो गवर्नमेंट की मदद करता है कि सरकार कितना लोगों के ऊपर टैक्स लगाए, टैक्स का जो पैसा आया उसमें से कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे, कितना पैसा वेलफेयर पे खर्चा करे। ये एक इकोनॉमिस्ट बताता है। यही इकोनॉमिस्ट बिजनेस वालों की भी मदद करता है। भाई बिजनेस वालों की कैसे? मान लेते आपने इकोनॉमिक्स ली और आपने 12वीं क्लास बाद इकोनॉमिक्स में मेजर कर लिया। मारुति कंपनी ने आप लोगों को हायर कर लिया। सर मारुति तो कार बनाती है, वो हमें क्या करेगी रख के? मैं बताता हूं। आपने मारुति वालों को जाके बताया कि भाई साहब ये जो रियर व्यू मिरर हैं जिससे आप पीछे देखते हो ये मेटल के हैं, एक रियर व्यू मिरर 1000 का पड़ता है, दो पड़े 2000 के। अगर आप इसको प्लास्टिक का बना लो तो दोनों 500 रुपए के पड़ेंगे, 1500 रुपए बच जाएगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया। तो आपने कंपनी की मदद कर दी। ठीक है, तो ये कंपनी की बिजनेस वालों की मदद करते हैं। मान लेते हैं एक शहर है जिसका नाम है विदिशा, एमपी में एक शहर है जिसका नाम है विदिशा। अब विदिशा के जो लोग हैं, क्योंकि विदिशा एक टीयर 3 सिटी है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा, कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ऐसे में मुझे पता है कि जो एक आम आदमी है वहां का, वो 500 रुपए पर डे का होटल लेना चाहता है। लेकिन अगर मैं मुंबई चला जाऊं तो मुझे पता है कि मुंबई में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। वहां पे एक्टर्स भी हैं, वहां पे स्पोर्ट्समैन भी हैं, वहां पे बिजनेसमैन भी हैं, वहां सब है। तो वहां पे 5000 रुपए पर डे वाला भी कमरा बिक जाएगा। तो ये डेटा मिला सर्वे करके, ये डेटा मिला मुझे सर्वे करके। अब इकोनॉमिस्ट के पास ये डेटा आ चुका है। अब ये बड़ी बड़ी चेन, ताज वालों को जाके, जिंजर वालों को जाके, ब्लूम वालों को जाके, किसी भी बड़ी कंपनी को बचा के बता सकता है कि अगर यहां होटल खोलो तो इतने रुपए का खोलना, यहां खोलो तो इतने रुपए का खोलना। अगर आप सिर्फ ताज ही खोलते हो तो भाई यहां मत खोलना, क्योंकि यहां पे आपका होटल नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहां पे 500 रुपए पर डे वाले होटल के कमरे चाहिए। ये इकोनॉमिस्ट ने उनकी हेल्प करी। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट जो लोग होते हैं वो लगातार रिसर्च और एजुकेशन करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिस्ट के मल्टीपल जो काम होते हैं वो मैंने आप लोग को बताया। आइए कुछ एग्जाम्पल से भी मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल है शार्प इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं कि पहले अनियन यानी कि प्याज, पहले अनियन 10 रुपए पर केजी बिकता था और अब ये अनियन 100 रुपए पर केजी आ गया। अब ये जो सडन हाइक आई है प्राइस में, इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब ये एकदम से प्राइस कैसे बढ़ा, ये जिम्मेदारी भी इस इकोनॉमिस्ट की होती है। अब ये इकोनॉमिस्ट क्या करेगा? भाई प्याज के दाम एकदम से कैसे बढ़ गए, आइए इसको समझते हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं मैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मान लेते हैं कि मेरे पास 100 केजी प्याज है, 100 केजी अनियन है और खरीदने वाले मेरे पास 10 लोग हैं। 100 केजी अनियन है लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 10 लोग हैं। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरे पास सप्लाई ज्यादा है, मेरे पास सप्लाई जो है वो ज्यादा है, देखो 100 केजी है लेकिन डिमांड बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, केवल 10 लोगों को अनियन चाहिए। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब मैं अनियन लेके बैठा हुआ हूं 100 केजी, लोग खरीदने वाले सिर्फ 10 ही लोग हैं, उन 10 में से भी 2 लोग अनियन खाते ही नहीं है। 8 लोग बचे, उसमें से 2 कह रहे हैं मेरे घर में रखा है, 6 लोग, अब वो 6 लोग कह रहे हैं कि हम 100 केजी थोड़ी खरीद लेंगे,
तो ऐसे में मुझे मेरा ये अनियन जल्दी से जल्दी बेचना होगा, नहीं तो ये अनियन खराब भी हो जाएगा। तो मैं कम से कम दाम पे अनियन बेचने की कोशिश करूंगा। तो जब आप सबसे कम दाम पे चीजें बेचते हो तो इसी को कहा जाता है डिफ्लेशन। इसी को कहा जाता है डिफ्लेशन, यानी कि आप कह सकते हो कि सब चीजें अब सस्ती बिक रही हैं, चीजें आपकी सस्ती बिकेंगी। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। लेकिन किंतु परंतु सिचुएशन उल्टी कर देते हैं। अब आपके पास 100 केजी अनियन की जगह सिर्फ 10 केजी अनियन है, लेकिन अब की बार खरीदने वाले 100 लोग हैं, 100 पीपल आर देयर टू परचेज अनियन। पहले केवल 10 लोग थे, लेकिन किंतु और अब 100 लोग हैं। कहानी उलट हो गई है दोस्तों। इस बार तुम्हारे पास सप्लाई कम है। तुम्हारे पास सप्लाई के नाम पे केवल 10 केजी अनियन है, लेकिन खरीदने के लिए लोग बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब किसी को प्याज के पकौड़े खाने, बारिश हो रही है, वो किसी भी हद में तुमसे प्याज खरीदने को तैयार है। किसी के घर बिरयानी बनी है, उसके ऊपर फ्राइड अनियन बरिस्ता के नाम पे डालना चाहता है, वो किसी भी पैसा देके तुमसे खरीदने को तैयार है प्याज। अब तुम सेठ बन के बैठे हुए हो, 10 केजी में तुमने कहा 1000 रुपए किलो। एक आदमी आया, उसने कहा चलो ठीक है मैं ले लेता हूं। अब तुम्हारे पास 9 केजी बचा है, लेकिन खरीदने के लिए अभी भी 99 लोग बचे हैं। तुमने कहा 2000 रुपए की, जो तुम एक आदमी ने और खरीद लिया। अब तुम्हारे पास 8 केजी अनियन बचा है और खरीदने वाले अभी भी 98 लोग बचे हैं। तुम महंगा करते जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा माल महंगे में भी बिक रहा है। तो जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो उसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो एक इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि चीजें महंगी क्यों हो रही हैं। प्याज महंगा क्यों हो रहा है? क्या इस बार प्याज उगा कम है, या प्याज उग गया है लेकिन ये मंडी वाले मस्ती कर रहे हैं, उन्होंने प्याज को छुपा के रखा हुआ है ताकि प्याज की डिमांड बढ़ जाए और फिर थोड़ा थोड़ा करके सप्लाई करें और महंगा महंगा करके बेचें। तो ये जिम्मेदारी भी एक इकोनॉमिस्ट की होती है। इसके अलावा मान लेते हैं कि आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी है। अब सवाल ये उठता है कि बेरोजगारी क्यों है? ये भी तो हो सकता है कि ये यूथ इसलिए बेरोजगार है कि इसके गांव में स्कूल कॉलेज नहीं था। जब पता किया तो डेटा लिया, सर्वे किया तो पता चला कि स्कूल कॉलेज तो था। फिर क्यों बेरोजगार है? हो सकता है कि ये चीटिंग करके पास हुआ हो। जब सर्वे किया, डेटा लिया तो पता चला कि नहीं, चीटिंग करके भी पास नहीं हुआ है, सब इसको आता है। फिर ये बेरोजगार क्यों है? तो पता चला कि इसके शहर में हो सकता है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज हो ही ना, इसलिए बेरोजगार हो। फिर सर्वे किया, डेटा लिया, तो ये सर्वे, डेटा, बेरोजगारी क्यों है, ये कौन करेगा? ये चाचा करेंगे। समझ गए आप? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रस्तुत करती है और यह रिपोर्ट हर साल बजट आने के पहले पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि पिछले साल की आपके देश की क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, यानी पिछले साल सरकार ने कितना पैसा टैक्स में वसूला, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया, कितना पैसा वेलफेयर स्कीम पे खर्चा किया, ये सब कुछ पता चल जाता है इस एक सिंगल रिपोर्ट से। अब यह रिपोर्ट यूनियन बजट के जस्ट पहले इसलिए भेजी जाती है, इससे हमारे आने वाले बजट का एक ब्लूप्रिंट निकल के आ जाता है। अगर आपको पता हो कि पिछले साल इतने पैसे में हमने देश चला लिया था, तो इस साल आपको एक अंदाजा रहेगा कि आपको कितने रुपए लगने वाले हैं देश चलाने के लिए। यह जो बजट होता है, यह जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है, यह सिटीजन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमने जिस गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया वो कैसा काम कर रही है, हमने जो पॉलिसी मेकर्स को सिलेक्ट किया वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2025-26 को थोड़ा सा स्टडी किया, तो मुझे यह पता चला कि भारत देश के अंदर पिछले साल 340 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये रेमिटेंस क्या होता है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो है तो इंडियन लेकिन बाहर के देश में रह रहे हैं। कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई स्पेन में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है। अब ये वहां पे रहते हैं और कुछ पैसा अपने देश भेजते हैं, इसको रेमिटेंस कहा जाता है। 2025-26 में अकेले
340 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भारत देश में आया। बहुत सारे देश का इतना बजट नहीं होता है। यही नहीं, इसमें यह पता चला कि भारत हर साल लगभग लगभग 7.4% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, जो आपको जान के बहुत प्राउड होगा कि दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट भारत का है। यही नहीं, इसी रिपोर्ट में यह बताया कि जिस ग्रोथ रेट से इंडिया बढ़ रहा है, यह हाईएस्ट ना केवल पूरी दुनिया में है, साथ ही साथ पिछले 4 साल से लगातार भारत ही हाईएस्ट ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट में है। अब ये डॉक्यूमेंट बहुत मोटा डॉक्यूमेंट है। तुम्हें क्या लगता है मैंने एक एक पन्ना पलटा होगा? जी नहीं, मैं सीधा जेमिनाई पे गया और मैंने जेमिनाई पे जाके लिखा गिव मी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2025-26, और जैसे ही मैंने एंटर मारा, मुझे कुछ सेकंड्स के अंदर जेमिनाई ने जवाब दे दिया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे बता दिए। ऐसे ही आपके सिलेबस में भी हो सकता है कुछ चैप्टर्स हो जो बहुत लेंथी हो, या फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे हो जिनको पढ़ने में आपको मजा आ रहा हो, आप उनके और फैक्ट्स जानना चाहते हो, तो आप जेमिनाई पे जाके इस तरीके से डायरेक्ट पूछ सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप लोगों को एग्जाम में इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जैसा डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करता है। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, करा आप लोगों ने जवाब? इसका सही जवाब है बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर साल ये रिपोर्ट बनाती है। अब जैसा कि आपको पता है, मैं कब से चीख चीख के बताता आ रहा हूं कि हमारी बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऐसे में एक सिचुएशन बनती है जिसे हम स्कार्सिटी कहते हैं, और स्कार्सिटी जब आती है तो एक इकोनॉमिस्ट के सामने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यही अब हमारा एनसीईआरटी का अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाएं, कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, यह सबसे पहला बात आ जाती है। क्यों हम सिलेक्ट कर रहे हैं? हम सब कुछ क्यों नहीं बना सकते सर? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको नीड्स बनानी है या आपको लग्जरी बनानी है, आपको डिसाइड करना होगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक किसान है जिसका नाम है राम। इस किसान के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये शुगर केन उगा सकते हैं। अब ये शुगर केन अगर उगाना चाहते हैं तो पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, आप शुगर केन तभी उगा सकते हो जब आपके पास बहुत सारा पानी हो, क्योंकि शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इसको बहुत सारा पानी चाहिए रहता है। तो अगर राम जी का खेत एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत बरसात होती है, या फिर अच्छा खासा ग्राउंड वाटर मौजूद है, या नदी किनारे हैं, तो राम जी को शुगर केन उगाना चाहिए। अगर राम जी हाई इनकम चाहते हैं तो राम जी को शुगर केन उगाना चाहिए। सर शुगर केन से हाई इनकम कैसे होगी? मैं बताता हूं। अगर राम जी शुगर केन उगाते हैं तो इसका सबसे पहला रीजन है कि वो शुगर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, और भारत देश में सब शुगर खाते हैं। दूसरी बात, जब एक शुगर केन से जूस निकाला जाता है शुगर बनाने के लिए, तो इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं। और आज की तारीख में पेट्रोल के साथ भारत पर सरकार 20% इथेनॉल मिलाती है। तो अगर राम जी शुगर केन उगा रहे हैं तो वो शुगर इंडस्ट्री के साथ साथ फ्यूल इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपने कभी गन्ने का जूस पिया हो, 20 ग्लास, बड़ा ग्लास 20 रुपए, तो उसमें आप एक तरफ से जब गन्ना डालते हो, वो जब पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और दूसरी तरफ से ड्राई होकर निकलता है, तो उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद जो चीज बनती है उसे बैगेज कहा जाता है। आजकल इस बैगेज से डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप और ग्लास बनाए जा रहे हैं। लोग अब प्लास्टिक के डिस्पोजेबल चीजें यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बैगेज का यूज करते हैं। लेकिन शुगर केन के साथ एक प्रॉब्लम है कि भाई 1, 2, 3 साल बाद शुगर केन सॉइल की फर्टिलिटी को निचोड़ देता है, और फिर वो सॉइल बंजर वो खेत बंजर हो जाता है, फिर आप उसमें कुछ नहीं उगा सकते। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या मौजूद है? उनके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है कि वो सॉइल वो आपका पल्सेस उगा ले, यानी कि दाल उगा ले। अब दाल ये तब उगाना चाहिए इनको जब ये ऐसी जगह रहती हो जहां पे पानी कम हो,
यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि दाल के लिए लेस वाटर इज रिक्वायर्ड, कम पानी चाहिए रहता है दाल उगाने के लिए। माना कि दाल से शुगर केन उगाने वाली इनकम तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए मदद करता है, क्योंकि दालें जो होती हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी खराब करने की जगह वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वन शॉट में बताया था कि पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप, इनके रूट्स के पास एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है, इसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं, जिससे प्लांट को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। तो एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करके दे रहा है, कमा के दे रहा है, और एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है कि आपका खेत हमेशा अच्छा रहेगा। तो उनको डिसाइड करना है राम जी को कि व्हाट टू प्रोड्यूस, शुगर केन की पल्सेस, और अगर उगा रहे हो तो किस क्वांटिटी में उगाना है, यह भी आपको डिसाइड करना है। अगली सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, अरे किसके लिए बनाएं। मैं आपको पहले पैराग्राफ को समझाता हूं ये क्या लिखा हुआ है, और एक एग्जांपल से बताता हूं, वो है कार का एग्जांपल। सबसे पहली बात कह रहा है कि भाई अलग अलग तरीके के ग्राहक मौजूद होते हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहली बात बता रहा है सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं। अब कार खरीदनी है, क्या काम है साहब, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाऊंगा, सवारी बिठाऊंगा, अगर ऐसा है तो ऑटो खरीद लो, टाटा का मैजिक खरीद लो। कार खरीदनी है, क्या काम है, अरे मेरे को माल लोड अनलोड करना है, माल लेके आऊंगा ले जाऊंगा, तो भैया तुम्हें फिर लोडिंग ट्रक खरीदना पड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी नीड है और उसके हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं। सेकंड आता है इनकम लेवल, मेरी इनकम लेवल कम है मैं अल्टो खरीदूंगा, तुम्हारी भगवान करे इनकम लेवल बहुत अच्छी हो, तुम जी वैगन खरीदना। तुम्हारे लिए भी मार्केट में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई कंपनी है, मेरे लिए भी मार्केट में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई कंपनी है। अलग अलग टेस्ट होता है। मुझे पर्सनली रेनॉल्ट की क्विड गाड़ी पसंद नहीं है, मेरा टेस्ट नहीं पसंद है, मुझे छोटी गाड़ी चाहिए होगी, मैं अल्टो खरीद लूंगा, वैगन आर खरीद लूंगा। लेकिन मेरे मौसा जी को बहुत पसंद आई, उनने क्विड खरीद ली, उनका टेस्ट था, उनके जैसे बतेरे लोगों का टेस्ट है, इसलिए आज भारत देश में कई सारी क्विड बिक रही है। इसके अलावा सबके अपने अपनी लाइफस्टाइल होती है। कोई ऐसा है जिसे गांव जाना रहता है, कच्ची सड़क पे जाना रहता है, वो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी खरीदना चाह रहा है जिसकी गाड़ी नीचे से टकराए ना, बड़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस हो। कोई ऐसा है जिसे सिर्फ सिटी में घूमनी है तो वो सेडान खरीद रहा है। तो इसीलिए सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होने के कारण सबके लिए अलग अलग चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, अलग अलग कंपनियां चल रही हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये पांडुरंगा जी, जिनका जूते का काम है, जूते की फैक्ट्री है। अब इनको डिसाइड करना है कि ये स्कूल शूज बनाए, ये स्नीकर्स बनाए, ये स्पोर्ट शूज बनाए, या ये ऑफिस शूज बनाए, क्योंकि ये किसके लिए बना रहे हैं वो बहुत बड़ी बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल शूज बना रहे हो तो स्कूल शूज का कंफर्टेबल होना जरूरी है। बड़े सिंपल होते हैं तो ज्यादा स्टाइल पे काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल का बच्चा कमाता नहीं है, तो इसलिए उसका जूता सस्ता होना जरूरी है। लेकिन अगर आप ऑफिस शूज की बात करें तो ऑफिस जाने वाले आदमी का जूता चमकीला होना चाहिए, लेदर का होगा, अलग मटेरियल है। वो आदमी कमाता है तो तुम उसका जूता महंगा भी बनाओगे तो वो खरीद लेगा, अफोर्ड कर सकता है। फिर अगर आप स्नीकर्स की बात करें तो आज भारत में जेंजी जो होते हैं उन्हें स्नीकर्स बहुत पसंद है, वो फॉर्मल्स के नीचे भी स्नीकर्स डाल देते हैं। इसी कारण नाइकी, पूमा, एडिडास, 1-8 या फिर कॉमेट, इस तरीके की भतेरी आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपको स्पोर्ट शूज भी बना सकते हो, लेकिन स्पोर्ट शूज में भी अलग अलग कैटेगरी आती है। क्रिकेट का अलग होता है, फुटबॉल का अलग होता है, बास्केटबॉल का अलग होता है, रनिंग का अलग होता है, जिम का अलग होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके लिए बनाना है, उस हिसाब से आप प्राइस डिसाइड करोगे, उस हिसाब से आप मटेरियल डिसाइड करोगे, उस हिसाब से आप स्टाइलिंग डिसाइड करोगे। और तीसरी और अंतिम सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, की कैसे बनाना है। और इसी पांडुरंगा के एग्जांपल से समझाता हूं मैं। पांडुरंगा जी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कई सारी लेबर हायर कर ले, लेबर से काम करवा ले, और या तो वो कई सारी मशीनें लगा ले और मशीन से काम करवा ले। तो सर वो कैसे डिसाइड करेंगे? पहली चीज, अगर आप लेबर हायर करते हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, एक लेबर 300 रुपए से 500 रुपए पर डे के हिसाब से मिलती है। लेकिन मशीनें महंगी पड़ती हैं, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। एक रोबोट 50 लाख रुपए का है, 10 रोबोट लगा दिए, 5 करोड़ रुपए खड़े हो गए। अगर तेरे पास 5 करोड़ रुपए है तो रोबोट लगा, नहीं है तो लेबर हायर करो। तो यही बात यहां पे बताई गई है कि भाई सबसे पहली कॉस्ट,
दूसरी चीज आती है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं चाहता हूं कि मैं अपने वहां रोबोट लगाऊं, लेकिन मैं रहता हूं गंज बासोदा में। गंज बासोदा में रोबोट कहां से लाऊं? चलो मैंने चाइना से मंगवा भी लिए रोबोट, अब अगर वो रोबोट खराब हो गया तो उसका इंजीनियर कहां से लाऊं? फिर उस रोबोट को लगाने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो कहां से लाऊं? ये सारी चीजें लेबर में नहीं लगेगी। लास्ट चीज आ जाती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि तुम प्रोडक्ट कैसा बना रहे हो। अगर तुम मटका बना रहे हो तो मटका रोबोट से नहीं कर पाएगा, रोबोट चलता है वो ऐसे करेगा, मटका टूट जाएगा। तो आप प्रोडक्ट कैसा बना रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट इंसानों से ही बन सकते हैं। लास्ट आता है गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। कई जगह आप ऐसी जगह रहते हो जहां का एनवायरमेंट आप नुकसान नहीं कर सकते हो, तो आप मशीनें नहीं लगा सकते, क्योंकि उस मशीनें से जो आवाज होगी उससे एनिमल्स हो सकता है डिस्टर्ब हो सकता है इससे धुआं निकलेगा तो उस धुएं से आसपास का एनवायरमेंट खराब हो, इकोसिस्टम बिगड़े। तो गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो सकता है फिर तुम्हें लेबर रखनी पड़े। तो इसके हिसाब से तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम एक इकोनॉमिस्ट को एड्रेस करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एक ऐसा मैकेनिज्म जो ये बताए कि आपके देश में प्रोडक्शन कौन कर रहा है, कंजप्शन कौन कर रहा है, अरे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, वो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री बताती है। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। मैं क्वेश्चन बैंक बनाता हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए। अब वो क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके बनाया है, उसमें पीवाईक्यूज डाले हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, मैंने सब कुछ उसमें लिखा है। अब ये मैंने प्रोड्यूस किया है, मैंने प्रोडक्शन किया है, इसे कंज्यूम मेरा बच्चा कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो तुमने उसका कंजप्शन किया है। जब ये प्रोडक्शन जैसे ही मार्केट में होता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मुझे पता चलता है कि एमपी में कितने लोगों ने लिया, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने लिया, महाराष्ट्र में कितने लोगों ने लिया, तमिलनाडु में कितने लोगों ने लिया, तो मुझे पता चलता है कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसी तरीके से एक देश में प्रोडक्शन कौन करेगा, कंजप्शन कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये जब आप डिसाइड करते हो तो इसे इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक देश की इकोनॉमी तीन तरीके की हो सकती है: प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आइए कि करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लान्ड इकोनॉमी में। प्लान्ड इकोनॉमी में देश में क्या बनेगा, कितना बनेगा, किसके लिए बनेगा, अरे कैसे बनेगा, ये सारे के सारे डिसीजंस उस देश की प्लानिंग अथॉरिटी लेती है, उस देश की एक सरकारी एजेंसी लेती है। क्योंकि प्लान्ड इकोनॉमी जो होता है वो उन देशों में होता है जिस देश के सारे रिसोर्सेज सरकार के होते हैं। उस देश की सारी जमीन सरकार की है, उस देश की सारी फैक्ट्री सरकार की, सारे बैंक सरकार के, सारे ट्रांसपोर्टेशन सरकार के हैं। ऐसे में सरकार एक सरकारी एजेंसी बनाती है, प्लानिंग कमीशन, और वो प्लानिंग कमीशन बताता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है, सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। अब जितना भी टारगेट्स है वो सरकार डिसाइड करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, अंबुजा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अब ये जो अंबुजा सीमेंट मैं बना रहा हूं, मुझे पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर पूरे दुनिया में कोविड फैला हुआ है, सब अपने अपने घरों में है, किसी तरीके का कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई घर, कुछ नहीं बन रहा है, तो ऐसे में मैं सीमेंट भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सीमेंट की यूज ही नहीं हो रही, तो सीमेंट बनाऊं क्यों। लेकिन यहां पे प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट टारगेट देती है, और आपको उस टारगेट के हिसाब से ही प्रोडक्शन करना होगा, चाहे तुम्हारा नफा हो चाहे नुकसान हो, तुम्हें गवर्नमेंट टारगेट के हिसाब से ही प्रोडक्शन करना होगा प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। अब ये नीचे के जो 3 पॉइंट है मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तुमको अगर तुमने कभी पुरानी वीडियोस देखी हो भारत की, तो वहां पे केवल एक कार चलती थी, और वो कार थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। वही कार अगर टैक्सी में चलानी है तो पीली कर दो, नेता को देनी है तो सफेद कर दो, आर्मी को देनी है तो काली कर दो, सेम कार चल रही है। क्योंकि भारत देश में आजादी से लेकर 1991 तक हम भी एक प्लान्ड इकोनॉमी थे। सरकार ने सब कुछ सरकारी होता था, लेकिन कुछ प्राइवेट प्लेयर्स थे, लिमिटेड प्राइवेट प्लेयर्स थे, क्योंकि सरकार हर किसी को लाइसेंस नहीं देती थी, परमिट्स नहीं देती थी।
सरकार ने हिंदुस्तान मोटर्स को परमिट दिया, होंडा को नहीं दिया, हुंडई को नहीं दिया, सुजुकी को नहीं दिया, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था। ऐसे में होंडा, हुंडई, सुजुकी जो पहले से एस्टेब्लिश थे, आजाद हुए नए नए देश में, अगर इनको एक्सेस दे देते तो ये पूरे देश को खा जाते, पूरे देश में केवल इनका ही चलता। हमारी कोई इंडिजीनियस फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं खुल पाती, कोई कंपनी नहीं होती जो इंडियन होती। तो हिंदुस्तान मोटर, नाम ही हिंदुस्तान है। हमने कहा हम सबको बैन करेंगे, तुम इंडिया में कार बनाओ, इंडिया में बेचो, इंडिया तुम एक बड़ी ब्रांड तुम बनो। अगर कोरिया की हुंडई हो सकती है तो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान मोटर होनी चाहिए। अब जब सरकार ने किसी और का परमिट और लाइसेंस दिया ही नहीं, तो कायदे से इनको तो बहुत बड़ा अकेला खेलने का वो मिल गया, परमिशन। लेकिन ये लोग इस चीज में पीछे रह गए। अब इनको पता था कि पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है, हम डब्बा बना के बेचे इनको खरीदना पड़ेगा, हम इसमें कोई टेक्नोलॉजी दे ना इनको खरीदना पड़ेगा, हम एसी की जगह पंखा दे दें इनको खरीदना पड़ेगा, हम सीट कवर की जगह सोफे का कवर बिछा दें इनको खरीदना पड़ेगा। अरे इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जिसके कारण ऑप्शंस कम होने के कारण इनके पास कोई कंपटीशन ही नहीं था। इनने कहा हम जो बेचे, जितने का बेचे, खराब बेचे, अच्छा बेचे, इंडियंस के पास ऑप्शन ही नहीं खरीदेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पे प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो है, एक है फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसे कहते हैं, जो आज रशिया बन गया है और कई सारे देशों में टूट गया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया आज भी है एक प्लान्ड इकोनॉमी, क्यूबा, और मैं आपकी बात कर लूं इंडिया, इंडिया बिफोर 1991 हम भी एक प्लान्ड इकोनॉमी थे। प्लान्ड इकोनॉमी के बाद आता है मार्केट इकोनॉमी, जस्ट अपोजिट। यहां पे सरकार का कंट्रोल कम होता है, प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है। सब कुछ क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सब कुछ प्राइवेट प्लेयर डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं करती, गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल प्राइसेस, कुछ भी नहीं करती है। सर इसमें तो एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? मान लीजिए कि हमारे देश में इंटरनेट या डेटा प्रोवाइडर जितने भी हैं, जैसे कि एक वोडाफोन वीआई हो गया, एक जियो हो गया, एक एयरटेल हो गया, एक बीएसएनएल हो गया, ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स, एक कंपनी, ये सारे लोगों ने एक मीटिंग करी और बोले सबसे सस्ता जो हमारा डेटा है, पैक है, वो 1,000 रुपए का कर देते हैं। 1,000 रुपए में 1 GB पर डे देंगे। सबने मिलकर ग्रुप बना लिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें 1,000 रुपए पर महीने का देना ही पड़ेगा। अब एक गरीब आदमी क्या करे, एक स्वीपर क्या करे, एक टीचर क्या करे, वो 1,000 रुपए पर मंथ नहीं दे सकता। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो होती है वो एक रेफरी की तरह काम करती है। टाइम आउट, टाइम आउट, ऐसा नहीं कर सकते। तो वो एक रेफरी का काम करती है ताकि प्राइवेट प्लेयर्स अपनी अपनी ज्यादा ना चलाने लगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये मार्केट इकोनॉमी है ना। अब मार्केट इकोनॉमी के बारे में एक अच्छी चीज क्या है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं, सबको अपना माल इस कंज्यूमर को, इस ग्राहक को बेचना है। अब ये सब कॉम्पीट कर रहे हैं आपस में, कंपटीशन ज्यादा है, कौन इस ग्राहक को लुभा ले। अब मैं कार खरीदने गया, मैंने कहा कितना बजट है, मेरे 5 लाख रुपए का बजट है, बोले हम कार देंगे 5 लाख रुपए में। दूसरा कह रहा है 5 लाख रुपए की कार में टच स्क्रीन देंगे, तीसरा कह रहा है 5 लाख रुपए की कार में टच स्क्रीन के साथ सनरूफ देंगे, चौथा कह रहा है 5 लाख रुपए की कार में टच स्क्रीन के साथ सनरूफ के साथ हम एयर प्यूरिफायर भी देंगे। अब एज अ कंज्यूमर मेरा तो फायदा है ना, ये आपस में कंपटीशन के चक्कर में, मुझे इंप्रेस करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, कम से कम प्राइस ले रहे हैं, इनोवेशन तो बहुत ही अच्छा करे जा रहे हैं, मेरा फायदा है। ये आपस में सब प्लेयर लड़ेंगे और मुझे लुभाने के लिए, मुझे इंप्रेस करने के लिए ये सब चीजें करेंगे। ये मार्केट इकोनॉमी आपको यूएसए, जापान, हांगकांग जैसे देशों में देखने को मिलेगी। तीसरी और आखिरी टाइप की जो एक देश में इकोनॉमी हो सकती है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। एज द नेम सजेस्ट, यहां पे प्लान्ड और मार्केट दोनों के फीचर्स होते हैं, तो इसमें दोनों के फीचर्स कंबाइन होते हैं। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होती है। जैसे आज भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे वहां एलआईसी, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एलआईसी, इसके अलावा भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सारी सरकारी कंपनियां हैं। इसके अलावा रिलायंस, टाटा, अडानी, ये सारी के सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो हमारे देश में दोनों चलता है, इसलिए हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है।
मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑल्सो, इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है। पब्लिक को क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें जो है जैसे बिजली हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी चीजें देश के प्रोडक्शन के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कम से कम पैसों में मिलना चाहिए। इसकी बात अगर हम बात करें तो इंडिया आज एक मिक्स्ड इकोनॉमी है 1991 के बाद से। चाइना, इसके अलावा जर्मनी, स्वीडन, ये सारे के सारे देश जो हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक पार्ट है। आइए फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। प्लान्ड, मार्केट, मिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो आप अच्छे से करिएगा। प्लान्ड इकोनॉमी में ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। मार्केट इकोनॉमी में जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट प्लेयर्स की होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की और प्राइवेट प्लेयर्स की, दोनों की इक्वल होती है। प्लान्ड इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है। मार्केट इकोनॉमी में जो टारगेट्स हैं वो मार्केट के हिसाब से होते हैं। मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट को चाहिए तो प्रोड्यूस करो, नहीं चाहिए मत करो। इसमें जो होता है, इसमें दोनों का मिक्स होता है, इसमें दोनों का मिक्स होता है। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो ज्यादा होता है और प्राइवेट प्लेयर का रोल कम होता है। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल कम होता है और प्राइवेट प्लेयर्स का रोल ज्यादा होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का रोल और प्राइवेट प्लेयर का जो रोल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्लान्ड इकोनॉमी आपको यूएसएसआर में देखने को मिलेगी, नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेगी, इंडिया बिफोर 1991 देखने को मिलेगी और इसके अलावा क्यूबा में देखने को मिलेगी। अगर आप मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी आज आपको यूएसए, जापान, हांगकांग जैसे देशों में देखने को मिलेगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये आपको इंडिया आफ्टर 1991, इसके अलावा चाइना जैसे देशों में देखने को मिलेगी। अगर आपको ये पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया तो एक बार बच्चों कमेंट सेक्शन में हैशटैग सिट सेना जरूर लिख के जाना। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि 1991 से पहले इंडिया एक प्लान्ड इकोनॉमी थी और आज इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ऐसा क्या हुआ, आइए इसको समझ लेते हैं। अगर हम एक सिंपल सी बात आपके सामने रखें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया एक प्लान्ड इकोनॉमी थी और आज हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुके हैं। ऐसा क्यों? दरअसल 1991 से पहले हम लोग ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे। यानी कि बाहर के देशों से खरीदते ज्यादा थे, बेचते कम थे। हर चीज खरीदते थे, हर चीज खरीदते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि हमारे देश के पास केवल 2 वीक का पैसा बचा था इंपोर्ट करने का। 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट का हमारे पास पैसा बचा था कि हम सिर्फ 2 वीक का सामान खरीद सकते थे। ऐसे में 2 बड़े प्लेयर आए जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस टाइम पे। एक हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था पी.वी. नरसिम्हा राव जी, और दूसरे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनको पता था इस तरीके की सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। नरसिम्हा राव जी ने कहा हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का पैसा बचा है, 2 हफ्ते के बाद ये पूरा देश में बिजली तक का पैसा नहीं होगा, पूरा देश अंधेरे में चला जाएगा, ट्रेनें रुक जाएंगी, लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भराने के हमारे पास पैसे नहीं है, इवन लोन भी बहुत सारा चढ़ा हुआ था हमारे ऊपर। प्राइम मिनिस्टर जी ने फाइनेंस मिनिस्टर जी को खुला हाथ दिया, जो करना है करिए, देश को इस विपत्ति से बाहर निकालिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसके बाद लेकर आए एलपीजी रिफॉर्म्स, और एलपीजी रिफॉर्म्स ऐसे रिफॉर्म्स थे जिन्होंने भारत को आज भारत बनाया जो उस टाइम पे उन्होंने किया। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। उन्होंने कहा
कि भाई अब ये जो पहले हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, प्लान्ड इकोनॉमी में हर चीज के लिए परमिट लेना पड़ता था, हर चीज में गवर्नमेंट का रोल था, अब हम आपको लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, करो बिजनेस, करो धंधा, कम से कम लाइसेंस, कम से कम परमिट पे। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि पहले सारी चीजें सरकार की थी प्लान्ड इकोनॉमी में, जमीन, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, सब, उनने कहा अब हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आओ, अपना बिजनेस बनाओ, माना तुम लोग प्रॉफिट बनाओगे, हो सकता है आदमी की प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर जब कंपटीशन होगा तो फिर बाद में इनको ही फायदा होगा, प्राइवेटाइजेशन। और लास्ट था जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। बहुत हुई हिंदुस्तान मोटर्स को जो हमने छूट दे रखी थी, अब हम देश को ग्लोब से कनेक्ट कर रहे हैं, बाहर के देश आके हमारे देश में माल बेच सकते हैं, अब हम भी बाहर जाके माल बेचेंगे, होंडा, हुंडई, सुजुकी सब आके बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भारत ने कभी पलट के नहीं देखा, और आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बने बैठे हैं। अगर आपको इस चीज को सुन के गूज बम्स आए तो एक बार जरा सारे बच्चे चैट में मनमोहन सिंह जी ओपी लिख के जरूर जाना दोस्तों। अब अगला टॉपिक आ जाता है वेलफेयर इकोनॉमी। अगर आप अपनी एनसीईआरटी के पन्ने पलटेंगे ना तो आपको शायद ना मिले, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेलफेयर इकोनॉमी समझने से पहले सबसे पहले आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए वो है वल्नरेबल सेक्शंस कौन से होते हैं। वल्नरेबल सेक्शंस में वो लोग आते हैं जो हाई रिस्क ऑफ डेंजर पे होते हैं। अगर आप बॉर्डर पास पे रह रहे हो तो आपके ऊपर हाई रिस्क है कि आपके ऊपर हो सकता है बम गिर जाए। अगर आप कोस्टल इलाके में रहते हो तो आपके ऊपर हाई रिस्क है कि आप सुनामी या बाढ़ में आपका घर पर तबाह हो जाए। अगर आप अपने स्कूल की फ्रंट बेंच पे बैठ रहे हो तो आप हाई रिस्क पे हो कि सबसे पहले आपका होमवर्क चेक किया जाए। तो वल्नरेबल का मतलब होता है वो सारे लोग जो हाई रिस्क ऑफ डेंजर पे होते हैं। वेलफेयर इकोनॉमी में जो इस तरीके के वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए सरकार खर्चा करती है, सरकार अपनी जेब से पैसा लगाती है, सरकार अपनी जेब से पैसा खर्चा करती है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक है पीएम पोषण योजना, जिसे मिड डे मील कहा जाता है। ये पीएम पोषण योजना की अगर हम बात करें तो ये 1995 के 15 अगस्त में लॉन्च करी गई थी। सरकार ने यह बात देखी कि भाई किस तरीके से हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो लेबर का काम करते हैं, जो सर्वेंट का काम कर रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडर का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे। अब अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाके जब वो बड़े होंगे तो उनको भी वही काम करना पड़ेगा जो उनके पेरेंट्स करते थे। ये एक विशियस सर्कल है। पेरेंट्स गरीब थे, बच्चे भी गरीब रहेंगे, बच्चों के बच्चे भी गरीब रहेंगे, उनके बच्चे भी गरीब रहेंगे, पूरा खानदान जिंदगी भर गरीब रहेगा। सरकार ने कहा कि हम स्कूल की फीस माफ कर देंगे, हम आपको बुक्स देंगे, हम आपको यूनिफॉर्म देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने बच्चों को भेजो। तब भी बच्चे नहीं भेजे गए। एक और प्रॉब्लम थी कि ये इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को न्यूट्रिशनल खाना नहीं खिला पा रहे थे। उनके बच्चों की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो गई थी। अब ऐसे में हमारे देश की जो जनरेशन थी वो है ना बहुत ज्यादा मेल न्यूट्रिशन वाले हो रहे थे। तो सरकार ने इसका तोड़ निकाला कि आप अपने बच्चे को हमारे पास पढ़ने भेजिए, हम उसको खाना देंगे, हम उसको पोषण वाला, न्यूट्रिशन वाला खाना देंगे, उसकी बॉडी में जो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है हम सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे। प्रोटीन चाहिए, अगर आप एगिटेरियन हो तो एग से देंगे, वेजिटेरियन हो तो बनाना से देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, खाने के लालच में गरीबों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। एक तीर से दो निशाने हुए, देश का लिटरेसी रेट भी बढ़ा और देश का न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ी। अब अगर एक बच्चा फिजिकली मेंटली फिट होगा तो वो देश को हो सकता है स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करे, वो हो सकता है देश का अगला कलाम बन जाए। तो ये एक वेलफेयर स्कीम है। पूरे देश के लाखों बच्चों को सरकार खाना खिलाती है, इसके लिए पैसा चाहिए, ये पैसा सरकार खर्च कर रही है, इसलिए हमारा देश एक वेलफेयर इकोनॉमी है। इसके अलावा सरकार के और क्या रोल होते हैं? सबसे पहला रोल बताया गया प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक को जो जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए वो सरकार को देने पड़ेंगे। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोड्स, ये सारी चीजों के लिए सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा और सरकार लगाएगी क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। इसके अलावा रिड्यूसिंग अनइक्वालिटी। हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है, कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग पीछे रह जा चुके हैं, इनको बराबर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, भले इसके लिए सरकार को पैसा खर्चा करना पड़े।
इसके अलावा कई सारी वेलफेयर स्कीम चलाना, जैसे कि एक स्कीम चलती है एमजी नरेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें सरकार कहती है कि गांव के लोगों को साल के 365 दिन में से 100 दिन का हम काम देंगे, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। काम देंगे, आपको पैसा मिलेगा। यह एक सरकारी स्कीम है, इसके लिए सरकार पैसा खर्चा कर रही है। पीएम किसान, इस स्कीम के अंडर देश के सारे किसानों को साल के 6,000 रुपए देती है सरकार, 2,000 रुपए करके। 4 महीने बाद 2,000 रुपए आएंगे, फिर 4 महीने बाद 2,000 रुपए आएंगे, फिर 4 महीने बाद 2,000 रुपए आएंगे, पूरे साल में 6,000 रुपए आएंगे। ये 6,000 रुपए का आप इस्तेमाल कर सकते हो सीड्स खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए। ये 6,000 रुपए पर मंथ पर किसान जा रहा है, पर ईयर पर किसान जा रहा है। ये पैसा कहां से आया? सरकार दे रही है, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। अभी पूरे देश में कोविड हुआ, एक एक व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगी, अरे 3 डोज लगे, सरकार ने पैसा दिया, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। इसके अलावा मार्केट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ना हो जाए, या डिफ्लेशन यानी सुस्ताई भी बहुत ना हो जाए, ये बैलेंस रहनी चाहिए। इसके लिए भी सरकार कई बार समय समय पर मार्केट में पैसा भरती है। अब इस चैप्टर से कई सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी से लिए नहीं आएंगे डायरेक्ट, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट होगा, टॉपिक होगा, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे बोल रहा है कि स्कार्सिटी इज नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। अपने डे टू डे एग्जांपल से इसको समझाओ। एक स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट, आप बच्चे स्कूल जाती हो, वहां से आके होमवर्क करती हो, मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेती हो, हमारी डीपीपी सॉल्व करती हो, रिवीजन करती हो, तो आपके पास टाइम कम है, करने को बहुत कुछ है, स्कार्सिटी। इसके अलावा एक हाउस होल्ड बजट, आपके पिताजी पैसा कमाते हैं, पैसा लिमिटेड कमाते हैं, लेकिन घर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अनलिमिटेड है, स्कार्सिटी। इसके अलावा वाटर स्कार्सिटी, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया वाटर स्कार्सिटी से जूझ रही है। जितना पानी चाहिए उतना पानी हमारे पास है नहीं। 2050 तक आते आते आधी दुनिया साफ पीने के पानी के लिए परेशान होगी, स्कार्सिटी। इसके अलावा प्रोडक्शन डिसीजन, एक फार्मर को क्या उगाना चाहिए, वीट उगाए, बार्ले उगाए, शुगरकेन उगाए या पल्सेस उगाए, क्योंकि उसके पास जमीन लिमिटेड है और उसको उगाना बहुत सारी चीजें हैं, स्कार्सिटी। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार के पास जो पैसा आता है वो लिमिटेड है, लेकिन खर्चा करने के लिए सरकार के पास आसमान है, स्कार्सिटी। एक आखिरी क्वेश्चन, इसका जवाब मैं आप लोग को नहीं दूंगा, ये जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देके जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारे ये वाला चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का वन शॉट भी खत्म होता है। अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। और अगला वन शॉट कौन सा चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। सिद्धार्थ शर्मा साइनिंग ऑफ।